Hey friends, this is Kunal and welcome to our learning platform Learn with Kunal। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, इन सभी के बारे में। कल हमने जनसंख्या वृद्धि के दुगुना होने की वृद्धि के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक टॉपिक रहने दिया था जो था जनसंख्या वृद्धि का दुगुना होने में कितनी अवधि लगी। तो इस काल की हम सारणी बनाएंगे जिसमें सर्वप्रथम लिखेंगे काल, इसके बाद लिखेंगे जनसंख्या और थर्ड है दो गुना होने की अवधि, अब हम सर्वप्रथम देखते हैं अनुमानित जब 10,000 ईसा पूर्व, सर्वप्रथम 10,000 ईसा पूर्व जनसंख्या, मानव की जनसंख्या लगभग 50 लाख थी, 50 लाख, और इसका दुगुनापन हम नहीं देख सकते क्योंकि उस टाइम बहुत ही वर्ष लग रहे थे, हजारों वर्ष दुगुना होने में लग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं 1600, आपकी पुस्तक में ये दिया गया है, ये पूरी सारणी है आपकी पुस्तक में 2.2 विश्व जनसंख्या के दुगुना होने की अवधि। 1650 ईस्वी में जनसंख्या थी 5 करोड़, 5 करोड़ नहीं 50 करोड़, 50 करोड़। और अब हम बात करते हैं 1804 ईस्वी में यह जनसंख्या थी 100 करोड़, 100 करोड़, यानी यह 1650 से 1804 के अवधि के बीच में यह जनसंख्या दुगुनी हो गई। यानी हम इनको घटाएंगे कितने आएंगे 154 वर्ष, यानी यह इस काल में जनसंख्या का दुगुना होने में 154 वर्ष लगे। इसके बाद हम बात करते हैं 1804 से 1927 ईस्वी की। 1927 की जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या थी 200 करोड़, 200 करोड़, यानी इनको दुगुना होने में कितने वर्ष लगे 123 वर्ष। यहां से यहां तक दुगुना होने में इसकी वर्ष सारणी हम माप नहीं सकते। इसके बाद दुगुना होने में 154 वर्ष, इसके बाद दुगुना होने में 1804 से 1927 में 123 वर्ष। हम देखते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी में जनसंख्या हो गई थी 400 करोड़, यानी 4 अरब, यानी यह भी 1927 से 1974 के बीच डबल होगी, यानी इसको कितने वर्ष लगे, सिर्फ मात्र 47 वर्ष। जिस जनसंख्या को दुगुना होने में 154 वर्ष, 123 वर्ष लग रहे थे, उस जनसंख्या को दुगुना होने में सिर्फ 47 वर्ष लगे। और हम 10,000 ईसा पूर्व और 1650 ईस्वी के मध्य की बात करें तो हर लगभग 1500 वर्ष में यह जनसंख्या दुगुनी हो रही थी, अनुमानित, लगभग यह अनुमानित जनसंख्या, इससे ज्यादा भी समय लग सकता था। यहाँ पे 1500 करोड़ लग रहे थे और यहाँ पे सिर्फ लग रहे हैं 47 वर्ष। इसके बाद का दशक आया हमारे 1974 और 2025 आया नहीं, लेकिन इसका अनुमान लगा गया है, यानी 2025 तक यह जनसंख्या दुगुना हो जाएगी, यानी 800 करोड़, 400 का हो गया 800 करोड़। और इसमें वर्ष लगे हैं 51 वर्ष, यानी यहां से वापस थोड़े ज्यादा वर्ष लगने शुरू हो गए। ज्यादा अंतर नहीं है, 4 वर्ष का ही सिर्फ अंतर है। और अभी कोविड के कारण तो करोड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा, बहुत ही कम अंतर आएगा पर थोड़ा सा जरूर आएगा। यहां तक समझ में आ गया। सर्वप्रथम लगे 1500 वर्ष, इसके बाद 1650 से 1804 के बीच लगे 54 वर्ष, इसके बाद आया 1804 से 1927 का दशक, जिसमें लगे सिर्फ 123 वर्ष, 1 से 2 करोड़ होने में। फिर 1927 से 1974 का जो दशक था उसमें वृद्धि दर बहुत ही अधिक थी और मृत्यु दर बहुत ही कम थी, जिसके कारण यह इसमें सिर्फ 47 वर्ष से लगे 2 से 4 करोड़ होने में। और अंतिम 1974 और 2025 ये अनुमानित या फिर प्रक्षेपित
2025 के मध्य सिर्फ 51 वर्ष लगे, यानी थोड़ा सा अंतर यहाँ पर वापस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है वर्ष में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूपों के बारे में। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप यानी जनसंख्या कितनी वार्षिक दर से वृद्धि कर रही है। अब हम देखते हैं विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। हमने कल पढ़ा था कि विकसित देशों में विकासशील देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, इंडोनेशिया, ये सभी विकासशील देश। इंडोनेशिया। और विकसित देश कौन से? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ये सभी विकसित देश हैं। हम बात करते हैं इनकी और इनकी। अब हम देखें भारत में जनसंख्या है लगभग 140 करोड़। चीन में जनसंख्या है लगभग 155 करोड़। इसके बाद हम देखें इंडोनेशिया में, हमने कल पढ़ा था, यह छठे नंबर पर आ रही है, यानी इसकी भी वृद्धि बहुत ही अधिक है। इसकी जनसंख्या लगभग होगी, इंडोनेशिया की जनसंख्या है लगभग 35 करोड़। अब हम देखते हैं जापान और कनाडा की जनसंख्या बहुत ही कम है, इनमें आंकड़ा ही नहीं है, जबकि यह 10 देशों की लिस्ट में ही नहीं है। इसका मतलब विकसित देश जो है उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है और जो विकासशील देश है उनकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तो हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होने से भी देश विकसित होने से वंचित रह जाता है। ऐसे कई देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रकार के कई देश है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूपों के बारे में। जैसा कि इसमें दिया है, ये सारणी दी गई है तालिका 2.3 में विश्व की लगभग वृद्धि दर है 1.6%, यानी विश्व की वृद्धि दर कितनी है वर्तमान में? 1.6%, यानी विश्व में जनसंख्या है 800 करोड़। अभी 750 है, हम 2025 के हिसाब से माने तो 800 करोड़ हो जाएगी, यानी हर वर्ष में लगभग 1.6% जनसंख्या बढ़ रही है। यानी इनको दुगुना होने में लगभग 50 वर्ष लगेंगे। अब आने वाले हर दशक में लगभग आने वाले दशक में यह 50 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, यह अनुमानित किया गया है। अब हम बात करते हैं, आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है जब निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू हो तो इसमें जनसंख्या का विशाल परिवर्तन आता है। जैसे कि हम देखते हैं, जब निम्न वार्षिक दर से अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू हो, जैसे कि किसी देश की जनसंख्या है, हम भारत की ही मान ले, भारत की जनसंख्या है वर्तमान में 140 करोड़ लगभग, और इसकी वृद्धि दर है 1.64% प्रतिवर्ष, यह बढ़ रही है।
तो हम देखते हैं इसको दुगुना होने में कितना समय लगेगा। यानी 1.64 के हिसाब से लगभग यह आंकड़ा आएगा प्रति वर्ष 30, यह आएगा लगभग 3 करोड़। यह 3 करोड़ के लगभग आएगा, यानी लगभग ये आता है 22 यह आता है, लेकिन हम मानते हैं 3 करोड़। अब 3 करोड़ देखे तो इसको 140 करोड़ को दुगुना आने में कितना वर्ष लगेगा, यानी हम इसको 140 करोड़ से भाग दे देंगे, यानी इसमें आएगा हमारे लगभग 46.66 करोड़, यानी 6 वर्ष। यानी हम देखें भारत की सिर्फ वृद्धि दर 1.64% है, लेकिन इसमें हर साल 3 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी इसमें शामिल है, यानी मृत्यु दर अलग से नहीं निकाली गई है। तो 3 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो इसके हिसाब से इसको दुगुना होने में 46 वर्ष लगेंगे लगभग। तो हम भारत की बात करिए, हम इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी। जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी, यानी वृद्धि दर अगर घट भी जाए, जैसे कि अभी भारत की है 1.6, अगर यह 0.5 भी हो जाए तो भी प्रतिवर्ष बढ़ती ही रहेगी। और प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है, यानी जो प्रसव के दौरान शिशु जन्म ले रहे हैं उनकी मृत्यु दर भी अधिक हो सकती है, में वृद्धि हो सकती है। देख लीजिएगा, जब निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू हो तो इसमें जनसंख्या का विशाल परिवर्तन होगा, और इसमें हमने भारत का उदाहरण लेके लिख लिया है। और अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है, यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी। यानी अगर वृद्धि दर थोड़ी थोड़ी घटेगी प्रतिवर्ष तो भी जनसंख्या वृद्धि होती ही रहेगी। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की बात, यानी प्रसव के दौरान जो शिशु जन्म लेते हैं, जो शिशु प्रसव के दौरान जन्म लेते हैं उनकी भी मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार हमारा स्थानिक प्रारूप वाला टॉपिक खत्म हुआ। आपने इसके 2.3 में एक सारणी दी गई है जिसमें वृद्धि दर अनुमानित और 1990 से 1995 की दी हुई है, जिसमें विश्व की है 1.6% और 2010 से 2015 के बीच है 1.2%। ये पूरा आपका एक लिस्ट है जिसे आप अच्छे तरीके से याद कर दे। और यह डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 में यह सारणी दी गई है। किस बुक में दी गई है? डेमोग्राफिक। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ईयर बुक जो 2015 में दी गई उसमें यह लिस्ट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप हो गए, अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब हम इसमें देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है या फिर जनसंख्या परिवर्तन।
आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। परिवर्तन लिखिएगा क्योंकि आप परिवर्तन में मृत्यु और जन्म दोनों भी आते हैं। परिवर्तन यहाँ पे दिया गया एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। यानी कोई देश है जिसमें विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी जो देश विकासशील है उसमें अल्प वृद्धि अपेक्षित है, यानी हर साल में दुगुनी या फिर अधिक तेजी से बढ़ना अपेक्षित है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्या को उत्पन्न करती है। यानी विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि जरूरी है, परंतु अगर यह एक लिमिट के बाद आगे बढ़ जाए तो फिर यह समस्या उत्पन्न करने लगती है, जिससे संसाधनों का ह्रास होने लगता है तथा कई सारी सरकार के सामने सर्वाधिक गंभीर समस्याएं आ जाती हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का प्रथम कारक, इसका कारक हो सकता है जन संसाधनों का ह्रास। सर्वप्रथम कारक यही होगा। और क्या होगा जनसंख्या वृद्धि से? प्रदूषण भी बढ़ेगा। प्रदूषण का भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि। गंदगी बढ़ेगी। ये सभी कई कारक है। वर्तमान में ज्यादातर समस्याओं का कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। अगर जनसंख्या कम होने लगी, अफ्रीका की बात हम बाद में करेंगे, अगर जनसंख्या कम होने लगी तो क्या होगा? जनसंख्या अगर कम होने लगी तो जनसंख्या का पोषण करते थे, जो तत्व जनसंख्या का पोषण करते थे, अब वह तत्व जनसंख्या पोषण में सक्षम नहीं होंगे। जनसंख्या पोषण में सक्षम नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में एड्स, HIV, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी है, जो अफ्रीका और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों जैसे कि एशिया में, इसी के कारण जनसंख्या मृत्यु दर बढ़ी है। यानी मृत्यु दर इस जनसंख्या और कई सारी दूसरी महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है और इसमें जीवन प्रत्याशा इसने घटा दी है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी पड़ जाती है और यह स्वाभाविक है। अब भारत की हमारी जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। और कई देशों में जैसे कि विकसित देशों में भारत को लग रहे हैं 46 से 47 वर्ष, और विकसित देशों का अनुमानित है विकसित देशों को दुगुना करने में उनकी जनसंख्या 318 वर्ष लगेंगे, लगभग सभी देशों का औसत निकाले तो। और कोई देश तो ऐसे हैं विकसित जिनकी जनसंख्या दुगुना होने की वृद्धि दिख ही नहीं रही, यानी उनके लक्षण दिख ही नहीं रहे। अब वो दुगुना होंगे उसके चांस बहुत कम है, कई सारे वर्ष लग सकते हैं, जिसमें हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, ऐसे भी कई देश हैं। अब हम बात करते हैं जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण किस काम में आता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यह एक सिद्धांत है। जनांकीय संक्रमण, यह संक्रमण एक सिद्धांत है। यह किसी क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए उपयुक्त है।
उपयुक्त है या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत है, यह किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इसमें हम देखिए जनांकीय के संक्रमण कहां से कहां तक होता है? ग्रामीण खेतीहर से, जो लोग ग्रामीण खेतीहर में रहते हैं उससे यह नगरीय भी हो जाता है और साथ साथ में इसमें तकनीकी विकास होता है। पहले खेतीहर होता था, अब तकनीकी विकास होगा। तो यहां से यहां तक जाने की जो प्रक्रिया है पूर्ण, उसे ही जनांकीय संक्रमण कहते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 3 अवस्थाएं हो सकती है। अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें प्रथम अवस्था है, 3 अवस्थाएं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहली अवस्था है प्रथम अवस्था। इस अवस्था के कुछ लक्षण हैं। इसमें उच्च वृद्धि दर व उच्च मृत्यु दर, यानी इसमें उच्च वृद्धि दर भी उच्च होगी और मृत्यु दर भी उच्च होगी। इसका मतलब इसमें वृद्धि धीमी गति से होगी, निरंतर धीमी गति से वृद्धि। धीमी गति से वृद्धि होगी। इसमें कभी कभी कम भी हो सकती है, क्योंकि उच्च मृत्यु दर और उच्च वृद्धि दर होगी, तो उच्च वृद्धि दर कभी थोड़ी सी भी अधिक हो जाती है, उसके कारण इसमें थोड़ी जनसंख्या में गिरावट भी आ सकती है। इसके बाद आता है इसमें वृद्धि दर धीमी होगी और अधिकांश लोग इसमें खेती में कार्यरत रहेंगे, खेती में कार्यरत रहेंगे और इसमें जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी, यानी जीवन जीने की प्रत्याशा इन लोगों में, जीवन प्रत्याशा में कमी। ये प्रथम अवस्था के लक्षण है। और यह अवस्था किस इसका उदाहरण है बांग्लादेश के वर्षा वनों के आदिवासी, इनमें तकनीकी विकास नहीं होता है। जो इसमें वर्षा वनों के आदिवासी है बांग्लादेश में, वो प्रथम अवस्था में इनकी उच्च वृद्धि दर भी है, उच्च मृत्यु दर भी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा भी हो रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मर भी रहे। इतनी निरंतर धीमी गति से वृद्धि, यानी दोनों अधिक है, तो जितने पैदा हो रहे उतने मर भी रहे, तो वृद्धि दर कम है, यानी धीमी गति से बढ़ रहे। सब लोग खेती में, अब ये वर्षा वनों के हैं तो यह सब खेती में कार्यरत रहते हैं, इनको तकनीकी का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर अशिक्षित, एक और पॉइंट लिख देना आप इसमें, लोगों का अशिक्षित होना। ये 5-6 पॉइंट है जो आप याद कर लेना, उसका उदाहरण भी याद कर लेना। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रथम अवस्था का उदाहरण कौन सा है, किस क्षेत्र में प्रथम अवस्था पाई जाती है, तो बांग्लादेश के वर्षा वनों के आदिवासी। अब इसमें आती है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजननशीलता व मृत्यता दोनों अधिक होती है। शुरू में अधिक होना, ये जो दोनों होती है, ये शुरू
शुरू में अधिक होती है और समय के साथ घटती रहती है, घटती रहती है। इसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। इसमें इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी व स्वच्छता से रिलेटेड सुधार होते रहते हैं, संबंधित सुधार। और इसके पश्चात इन लोगों में मृत्यता की कमी आ जाती है और अंतिम पॉइंट है इसका जनसंख्या में शुद्ध योग उच्च होना, यानी अधिक होना, उच्च होना। ये सभी द्वितीय अवस्था के पॉइंट है। प्रजननशीलता और मृत्युता शुरू में अधिक होती है, समय के साथ घटती रहती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में से संबंधित सुधार होते रहते हैं। इसके बाद मृत्युता यानी मृत्यु दर कम हो जाती है और जनसंख्या में शुद्ध योग उच्च हो जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय अवस्था की और तृतीय व अंतिम अवस्था। तृतीय व अंतिम अवस्था के भी 2-3 उदाहरण है, जैसे हम देख लेते हैं। अवस्था यानी इसके लक्षण, और इससे पहले द्वितीय अवस्था पढ़ी, उसके उदाहरण कौन कौन से थे? श्रीलंका और केन्या के क्षेत्र। तृतीय अवस्था का सर्वप्रथम लक्षण है निम्न वृद्धि दर व निम्न मृत्यु दर। इसमें निम्न वृद्धि दर और निम्न वृद्धि दर होती है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है, स्थिर या फिर मंद गति से चलती है, यानी बहुत ही धीमी गति से चलती है। और यह ज्यादातर विकसित देशों में पाई जाती है, मंद गति से बढ़ना। अब देख लीजिए जनसंख्या निम्न वृद्धि दर यानी कम ही बढ़ रही है, यानी थोड़ी सी बढ़ रही है, और मृत्यु दर भी थोड़ी सी है, तो दोनों बराबर है। तो इसके कारण जनसंख्या स्थिर रहेगी और या फिर थोड़ा बहुत वृद्धि दर बढ़ जाए तो मंद गति से बढ़ती रहेगी और कभी कभी मंद गति से घट भी जाएगी। इसके बाद इसमें तकनीकी नगरीय व शिक्षित लोग होते हैं, नगरीय और शिक्षित लोग होते हैं। और इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, यह तकनीकी में का प्रयोग करते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं वो तकनीकी का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि हम देखें कनाडा है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, आदि है। ये सभी द्वितीय अवस्था के हो गए। निम्न वृद्धि दर, निम्न मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिर व मंद गति से बढ़ती रहती है और नगरीय व शिक्षित लोग होते रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में जाते हैं और तकनीकी का प्रयोग होता रहता है। ये सभी तृतीय अवस्था के लक्षण हैं। इसमें कौन से देश है? कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सभी देखेंगे जापान और कनाडा हमारे टॉप 10 लिस्ट में है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो यह भी एक स्थिर जनसंख्या है, इन्होंने बढ़ने नहीं दी। अब हम चीन में देखें तो पहले चीन में 2 बच्चे पैदा करने की अलाउड था, यानी 2 बच्चे पैदा कर सकते थे। इसके पश्चात अभी मध्य में 2015 के करीब 2011 की जनगणना के पश्चात वहां पर सिर्फ 1 बच्चा पैदा करने के लिए अनुमति दी गई। इसके बाद वर्तमान में अभी वापस जनसंख्या दर घटती गई तो उन्होंने वापस 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। इसी के कारण चीन की भी अभी कंट्रोल में है। वैसे भी विश्व में सबसे अधिक है पर थोड़ी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या है वो अनकंट्रोल है, यहाँ पर कोई ज्यादा नियम नहीं लगाए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ नारे लगाए जाते हैं।
अब हम देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी जनसंख्या को किस तरह रोका जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है, इसके नियंत्रण के उपाय। इसके लिए परिवार नियोजन में बच्चों के जन्म को रोकना, यानी कम करना, जन्म को कम करना, यानी ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए जिसमें हर माता पिता 2 ही बच्चे पैदा कर सके। तीसरे बच्चे को सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं करवानी चाहिए। ये सभी रूल लगवा देने चाहिए, जिसके कारण जनसंख्या में अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। इसके बाद है महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। कभी कभी अकारण रूप से भी बच्चों का जन्म हो जाता है। और इसमें थर्ड पॉइंट है प्रचार व गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे जनसंख्या का कंट्रोल हो। ये सभी पॉइंट है। और सख्त कानून भी बनाने चाहिए इसके कारण। ये सभी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है कि परिवार नियोजन बच्चों के जन्म को कम करना चाहिए और महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात प्रचार व गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता प्राप्त करवानी चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनवाने चाहिए, जिसके कारण जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। और वर्तमान में हम देखें तो भारत की जनसंख्या बेकाबू हो रही है। अब इसके बाद देखें थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत ने अपने सिद्धांत 1798 ईस्वी में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से, यानी खाद्य आपूर्ति, जैसे कि लोग जनसंख्या वृद्धि बढ़ती गई और खाद्य आपूर्ति कम होती गई, यानी लोगों की जनसंख्या, इनका कहना, इनके सिद्धांत में लिखा है कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही है और यहाँ आगे भी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। उन्होंने 1798 में भी यह घोषित कर लिया था और वर्तमान में हम इसका परिणाम देख रहे हैं कि जनसंख्या अभी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। उस टाइम लगभग 153 वर्षों 154 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दुगुनी हो रही थी और अभी सिर्फ 47 वर्षों में दुगुनी हो रही है। उन्होंने उस टाइम पर अनुमान लगाया था। जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप अकाल, बीमारी व युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट आएगी। अब हम देखते हैं लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है, यानी लोग बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने 1798 में किया था और आगे भी बढ़ेगी।
और जिसके कारण क्या होगा, खाद्य कम पड़ जाएगा, खाने के लिए लोगों के पास सामान नहीं बचेगा, जिसके कारण अकाल होगा और अकाल के कारण कई लोगों की मौत हो जाएगी और इससे गिरावट आएगी। इसके पश्चात बीमारी फैलेगी, जैसे कि अभी कोविड-19 फैल गया। किसके कारण? अगर लोग कम होते तो फैलता कम। अब हम देखें विकसित देशों जैसे कि जापान है, इन देशों में देखें तो कोरोना की रफ्तार बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ कम रहती है और लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं होते और वहां की तकनीकी बहुत ही आगे निकल चुकी है, जिसके कारण लोग समझदार हो गए और युद्ध की भी स्थिति बन सकती है, जिससे इसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आएगी। यह हमारा लेसन पूर्ण हुआ। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किसमें है? हमने पढ़ा था एशिया में। एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है। निम्न में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है? फर्स्ट है अटाकामा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। हमारा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? वो भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी विरल जनसंख्या वाला कौन सा नहीं है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी, यह है चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी। 5 से 6 अरब होने में जनसंख्या को 100 वर्ष थोड़ी लगे, 12 वर्ष लगे। यह तथ्य गलत है। ये सभी क्वेश्चन आंसर हो गए। हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा लेसन, जनसंख्या संगठन, जो इकाई दूसरा है। यहां तक हमने पढ़ लिया। If you like this video, please hit the like button, and more interesting video, please subscribe to our channel Learn with Kunal. Jai Hind, keep supporting, keep learning with Kunal.